What is your view about what's going on economically in India, in the world? We were just discussing, the United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem. And that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. And if you look at 2022 vis-a-vis 2019, it's about 2% a year. That's too low for us. And what do you attribute that to? Pandemic was part of the problem, but we were slowing before the pandemic. We had gone from 9 to 5. And we haven't really generated reforms which will generate growth. इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है. जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है. एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं. तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है. ये जो अपर मिडिल क्लास है, उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे. और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको. तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया. और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है. जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है. जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ. नौकरी तो बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है. तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है और उनकी तरफ हमें देखना है और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है. हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है. मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं. मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए. बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं है. रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिल सकता है. तो उसमें फूड प्रोसेसिंग है, उसमें कोल्ड चेन है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है, वो सब है. तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है, आपका कहना है? सेकेंड ग्रीन, एक नए तरीका का ग्रीन, नए तरीका का वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, ये सब हो सकता है. और प्रोसेसिंग करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का लेबर यूज़ करना चाहिए. और खेत के पास. और मेरे ख्याल में उसका भी एक ग्रीन कंपोनेंट है. अगर आप सब ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं, जो आप इधर उधर बेच देंगे, उसका वेट भी काफ़ी कम हो जाएगा ना. तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको कम करना चाहिए. और यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? अभी वहाँ पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा. और महंगाई कम करने में ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं. वहाँ का RBI, फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं. और उससे तो उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी. और
इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे अगले साल, तो उससे तो एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ, हमारा उत्पादन की गति भी काफ़ी कम हो जाएगी। जब मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कह रहे थे कि बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है और उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी से अपनी पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत कम्पिटिटिव बना दिया। इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें करना चाहिए, ये कैसे करा जा सकता है? एक तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स। वो कपड़े बनाते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ किए हैं जो दैट हैज़ हेल्प देम सक्सीड। एक तो दे अलाउ बिग फैक्ट्रीज, नॉट स्मॉल फैक्ट्रीज, क्योंकि स्केल इकोनॉमीज की ज़रूरत है, तो दे अलाउ बिग फैक्ट्रीज। आई थिंक लेबर इज़ लार्जली women, so they employ a lot of women in the textile industry, and the policy is very predictable. It doesn't change. So that industry has just taken off because it's using low skilled workers. On my way I found out that जो बेल्लारी है वो जीन्स प्रोडक्शन का सेंटर था और वहाँ पे 4.5 लाख लोग काम करते थे। कपड़ा गुजरात से आता था और स्टिचिंग बेल्लारी में होती थी और वो लोगों के घरों में होती थी। कोई एक पीस बनाता था, कोई सिलता था, कोई धोता था, वो पूरा डिसेंट्रलाइज था सप्लाई चेन। और जीएसटी और नोटबंदी ने उसको ख़त्म कर दिया और वो एक्चुअली वो इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के टाइम से है। 4 लाख 4.5 लाख लोग काम करते थे, आज वहाँ 50,000 लोग काम करते हैं और वो सब मतलब ख़त्म हो गया। तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी है, बट उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज़ बनाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो उस पे फोकस करके, उनको मदद करके, उनको सपोर्ट देकर भी वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, बन सकती है। वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस, क्रेडिट लोन्स देना चाहिए उनको, और ये जो आप कह रहे हैं सर्टेनिटी अबाउट पॉलिसी कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये जो पॉलिसी, एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट ज़रूर कीजिए, नहीं, स्टेबिलिटी। तो मुझे एक बात समझाइए, आप आरबीआई में थे, अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है। मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एक्चुअली बड़ा वाला भी ज़रूरी है, छोटा वाला भी ज़रूरी है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए? अभी बदल सकते हैं, और ये जो आप पहले कह रहे थे इंफॉर्मेशन, ये जो छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका तो एक वो तो बेचते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, उनका सेल्स है। अगर वो सेल्स अगर बैंक को मालूम पड़ता है कि ये जो सेल्स काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो वो ऋण दे सकते हैं, दे कैन लेंड, बट we need that information to be collected and to made available. वो हो रहा है अभी। ये जो फिनटेक चल रहा है इंडिया में, उसमें they are starting to think about all this. But in India everything needs to be 10 times. But see, I don't know of a single Indian company that जो small medium company थी और अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई, right? मगर अगर आप यूएस में देखें तो छोटी सी कंपनी 5, 7, 10 साल में बड़ी हो जाती है। तो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता? You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay strong. So why is that not happening? That is needed. You need a path to grow. So here's the problem. They get used to some of the benefits of staying small. वो इंस्पेक्टर नहीं आता है,
आप जीएसटी आप टैक्सेस नहीं देंगे तो कोई आपको ट्रबल नहीं करेगा, तो they stay under the radar screen of the government instead of being helped by the government. What you need is, ठीक है, you stay under the radar screen until you get a business which works. But then once you start growing, I'm going to look at you, but I'm going to help you. I'm not going to just tax you. I'm not going to just make your life miserable with. We need that situation, right? So many of these small businesses get benefits. Now, as soon as they become bigger, we take away those benefits. Right. So there's no incentive to grow bigger. Why not instead say, okay, if you grow bigger, you will have these benefits for 5 years. Yeah. Then they will come off. Yeah. But then by that time you're so big you don't care. Right. So can we do things like that? So you're saying that to make a transition from a small business to a big business in India, there's a huge cost that has to be sort of managed. Absolutely. Absolutely. And the cost is rent seeking in some way. Today it is largely exactly, rent seeking. Exactly. You see how many firms are stuck at 10 workers or 20 workers, because that's when the regulations start kicking in. I was thinking about it, the only one I can think of the top of my head is Haldiram's, which went from being a small fellow and he scaled up. And there are a couple of them, but they're not as many as they should We be. need many Haldirams, right? We need many Haldirams, and of course we have some of our tech firms that have grown very, very big. But we need far more of that. And you're exactly right, it's the growth which creates the jobs. Small firms by themselves don't create so many jobs. It's when they grow that they create so many jobs. We need to make that possible.